Hi dear bankers, I hope you all are doing great. So in this video of IE and IFS, हम cover करने वाले हैं मॉड्यूल C के most important topics. Now before we move ahead, I want to clarify one thing कि मॉड्यूल C जो है एक तो least weightage hold करता है और कुछ ही topics हैं इसके जो बहुत ज़्यादा recurrently जिसमें से questions आते हैं. तो whenever we are preparing, the sequence has to be मॉड्यूल D, मॉड्यूल A या B जो भी आपको पहले करना है कन्वीनियंस बिकॉज ऑलमोस्ट सेम वेटेज है एंड देन मॉड्यूल सी. और क्योंकि ये मॉड्यूल सी बहुत वास्ट है, चैप्टर्स बहुत लेंथी हैं, तो इन सबको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम अब लास्ट मोमेंट पे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. ठीक है, तो इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर करने की कोशिश करी है. It is not enough from examination point of view, but it will definitely alleviate your preparation, है ना. उसमें वैल्यू ज़रूर ये लेक्चर जो है ऐड करेगा, तो इसे देखना ज़रूर. छोटा सा लेक्चर है, बढ़िया तरीके से देखिए. एंड साथ ही अगर आप जैब में 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो लेट मी टेल यू कि कुछ कोर्सेज हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो edutap.in पर जाकर. इसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्रैश कोर्स, मास्टर कोर्स, ये सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, राइट. तो लाइव क्लासेस के थ्रू सब कुछ कवर करना है, उसके लिए सुपर क्रैश कोर्स एंड लाइव क्रैश कोर्स है. अगर आपको रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं, मास्टर कोर्स है. सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज है. इसके अलावा क्या क्या फीचर्स आपको इन कोर्स में मिलेंगे वो हम इस लेक्चर के एंड में एक बार गो थ्रू करेंगे. ठीक है जी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर टुडेज सेशन. Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is JAB on the go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर जो कि आपके मॉड्यूल सी का पार्ट है. और आज हम मॉड्यूल सी स्टार्ट कर रहे हैं और अब से हम मॉड्यूल सी के ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि ज़रूरी हैं उन्हें हम कवर करेंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर वी स्टार्ट मॉड्यूल सी एंड डी. ए एंड बी में एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाना और उसे एग्जॉस्टिवली पढ़ना, चाहे 10-15 मिनट या 20 मिनट, इट वाज कंपैरेटिवली अ लॉट इजियर बिकॉज कंसेप्चुअल डेप्थ थी, थ्योरेटिकल ज़्यादा नहीं था. लेकिन सी मॉड्यूल की खासियत ये है कि बहुत ही लेंथी चैप्टर्स हैं और थ्योरी बहुत ज़्यादा है. तो ऑब्वियसली टाइम को देखते हुए हम हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में कवर नहीं करेंगे, बट हाँ हम कुछ टॉपिक्स उठाएंगे जो कि हमें एग्जाम रेलेवेंट लगते हैं और उन्हें हम जितना बेस्ट तरीके से हो सकता है वैसे समझेंगे. तो मॉड्यूल सी के लिए अगर आप सिर्फ जैब ऑन द गो सीरीज फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है. सिर्फ इस पर जैब ऑन द गो सीरीज पर ओनली फॉर मॉड्यूल सी आप रिलाई मत करना. ऑल्सो फॉलो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज. ठीक है, फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज एक है, उसमें जब सी मॉड्यूल कवर करेंगे वहां पे कंपैरेटिवली हम ज्यादा कवर कर पाएंगे बिकॉज उसकी ड्यूरेशन काफी लंबी है. तो कॉन्सेप्ट्स के लिए ये भी पढ़ते रहो और जब फास्ट ट्रैक टू 50 आएगी उसे भी जरूर फॉलो करते रहो और आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी. इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ना. मतलब बैंक्स जो हैं वो किस स्ट्रक्चर में बने हैं, है ना, किस किस तरह से वो हियरार्की फॉलो करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, ये चैप्टर उसके बारे में है. कौन सी लेजिस्लेटिव्स या कौन से ऐसे लॉज हैं जिनके बेसिस पर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री वो चलती है. तो हम आज के इस टॉपिक में बहुत एक इसका छोटा सा, ये चैप्टर बहुत वास्ट है, इसका एक छोटा सा पार्ट हम कवर करेंगे. दैट इज वी विल अंडरस्टैंड कि बैंकिंग होती क्या है, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जो कि ज़रूरी है थोड़ा सा. और हम क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक तरीके की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, दैट इज शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. ठीक है जी, तो इस लेक्चर में आज हम ये कवर करने वाले हैं. सो व्हाट इज बैंकिंग? एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, सेक्शन 5(1)(b), सेक्शन 5 सबसेक्शन 1(b) आपको बताता है कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है. बैंकिंग का मतलब बहुत सिंपल है कि भाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक. लोगों से आप डिपॉजिट्स ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ताकि आप उनको फर्दर लेंड कर सको या इन्वेस्ट कर सको. डिपॉजिट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, यानी कि अगर कोई चेक है ना, या कोई किसी भी तरह का डिपॉजिट्स में, सेविंग्स में करती हूँ, करंट में करती हूँ, एफडी में करती हूँ मैं, इट इज रीपेबल. जब भी मैं चाहूँ एज अ कस्टमर मैं अपना पैसा निकाल सकती हूँ. सो दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड. ठीक है, और थ्रू एनी अदर वे, बट इट इज रीपेबल. सो बैंक्स आर नॉट सपोज टू कीप इट विद देमसेल्व्स. इट इज कस्टमर्स मनी दैट कैन बी रीपेड एट एनी टाइम दे वांट, चाहे वो विड्रॉएबल हो चेक से या ड्राफ्ट से या ऑर्डर से या और किसी और तरीके से. ठीक है, तो ये पुरानी डेफिनेशन है, तो इसमें वो हमारे जो आजकल जीपे और हम ऑनलाइन वो यूज करते हैं वो इसमें एक्सक्लूसिवली नहीं लिखा हुआ, बट मतलब वही है, रीपेबल ऑन डिमांड. बैंकिंग कंपनी क्या होती है?
देखो जो बैंकिंग करती है वो बैंकिंग कंपनी है, ठीक है। तो ऐसा सेक्शन 151 सबसेक्शन सी ने बोला है कि अ बैंकिंग कंपनी इज एनी कंपनी दैट डज बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो ये मतलब डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग मनी, ये जो काम करती है दैट इज बैंकिंग कंपनी। सेक्शन सी बताता है कि परमिटेड एक्टिविटीज क्या है। सिर्फ दो ही है परमिटेड एक्टिविटीज मेजरली, अगर प्राइमरीली बात करूं तो दैट इज एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स और लोन्स एंड एडवांसेस देना। अब ये रेपिटेटिव हो रहा है लेकिन लॉज में एग्जैक्टली क्या है वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमने यहाँ पर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस की बात करी है उसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, जब मैं बोलती हूँ कि हम डिपॉजिट्स, बैंक जो है वो डिपॉजिट्स लेते हैं, तो कौन कौन से डिपॉजिट्स लेते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स जो कि किसी भी टाइम विदड्रॉ कर सकते हो, जो आपके करंट खाते में होते हैं, सेविंग्स खाते में होते हैं, जीपे यूज करते हो आप, है ना। तो क्या है, एनी टाइम विदड्रॉल है एज पर योर कन्वीनियंस। टाइम एंड टर्म डिपॉजिट्स दैट इज जो कि एक टाइम बाउंड हो, है ना, एक लंबे समय के लिए हो। एफडी है, इमीडिएट नहीं निकाल सकते, फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है, तोड़ोगे भी तो वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, बट आइडियली इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो फिक्स्ड पीरियड के लिए विड्रॉल, विड्रॉल ओनली ऑन मैच्योरिटी, जैसे कि एफ डीज आर डीज, ठीक है। तो ये दो तरीके के डिपॉजिट जो हैं बैंक कर सकते हैं, ये उनका प्राइमरी काम है, सेक्शन 6 ने हमें बताया है। एडवांसेस यानी कि लोन्स देना, किस किस तरीके की फैसिलिटीज या एडवांसेस दे सकते हैं, अब ये बैंक के पर्सपेक्टिव से देखो। बैंक एडवांस देता है मतलब बैंक हमें लोन्स देता है कस्टमर्स को। सो फंड बेस्ड भी हो सकते हैं ये, और नॉन फंड बेस्ड भी हो सकते हैं। फंड बेस्ड मतलब जहां पर पैसा दिया जा रहा है, एक्चुअल मनी कस्टमर्स को दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लोन्स और क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कैश क्रेडिट लोन्स, टर्म लोन्स, है ना। नॉन फंड में आ जाता है पैसा नहीं दे रहे लेकिन एक चिट्ठी दे रहे हैं, ठीक है। मेरे को क्या है, मुझे चाहिए अभी 10,000 की गारंटी, कि मैं अभी नहीं दे रहा, मुझे मान लो मुझे किसी को पैसे पे करने हैं 1 महीने के अंदर, मुझे अपने सप्लायर को 10,000 रुपए पे करने हैं। मेरे पास अभी 10,000 नहीं है, मैं अपने बैंक के पास गई, मैंने कहा कि प्लीज क्या आप मुझे लेटर ऑफ गारंटी बना के दे सकते हो अपने नाम से साइन करके, ताकि ये 1 महीना रुक जाए। तो बैंक ने कुछ नॉमिनल सी फी के अगेंस्ट ऐसा कर दिया। इसमें क्या बैंक ने मुझे लोन दिया, पैसे दिए? नहीं, लेकिन एक लेटर ऑफ गारंटी दिया, यस। सो बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स को एक्सेप्टेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, पीपीबी में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके के बिल्स जहां पर बैंक गारंटी दे रहा है, दीज आर नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज। तो बैंक ये सारा कुछ जो है कर सकता है, ये इसको लीगली अलाउड है अंडर द सेक्शन 6। इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी बैंक्स कर सकते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफर, बिल कलेक्शन, फॉरेन एक्सचेंज की सर्विसेज, लॉकर्स, उनके डिपॉजिट्स, कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी सर्विसेज, गिफ्ट चेक एंड मर्चेंट बैंकिंग। अब ये मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? ये होता है जो स्पेशली बिजनेसेस के लिए जिस टाइप की बैंकिंग होती है, नॉर्मल कस्टमर बेस्ड नहीं होती, इट इज फी बेस्ड बिजनेस मैनेजमेंट बैंकिंग, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड मर्चेंट बैंकिंग। बाकी मॉड्यूल डी में तो पूरा एक चैप्टर है, तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा तब। सो यूज ऑफ द वर्ड बैंक, अब सेक्शन 7 जो है वो बताता है कि भाई बैंक वर्ड का इस्तेमाल करना ये हर जगह हर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ बैंक ही कर सकते हैं। तो कोई कंपनी ऐसे रैंडम कंपनी कोई उठकर बैंक, बैंकर या बैंकिंग वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती अनलेस वो एक बैंकिंग कंपनी हो। और बैंकिंग कंपनी कब होगी? एक ऐसी कंपनी जो कि सेक्शन 6 और सेक्शन 5, ये कौन सा था सेक्शन आपका, 5(1)(b), ये वाले काम कर रही है, ठीक है। तो बैंकिंग का काम कर रही है, वो बैंकिंग कंपनी है और ये वाली एक्टिविटीज कर रही है, सिर्फ तभी जाकर वो अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग लगा सकती है, अदरवाइज नहीं लगा सकती। ना ही इंडिविजुअल्स ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ना ही फर्म्स, ना ही पार्टनरशिप फर्म्स, ना ही ग्रुप्स, ठीक है। ताकि पब्लिक जो है वो किसी पर भी ऐसा ना हो धोखा खा जाए किसी के नाम पे बैंक देखकर, है ना। अगर कोई कंपनी बैंक नाम से खोल दी, एबीसी बैंक, है ना, और वो एक पार्टनरशिप फर्म है, तो ऐसा ना हो कि लोग उसे उस पर ट्रस्ट करने लगे, वहां पर अपने डिपॉजिट्स दे दें और बाद में वो फ्रॉड करके भाग जाए। तो पूरी रेगुलेशंस जो फॉलो करेगी उसी को बैंकिंग कंपनी कहा जाएगा, और सिर्फ वही इन नामों का इस्तेमाल कर सकती है। ऐसा किसने बताया? ऐसा हमें सेक्शन 7 ने बताया। तो अभी तक हमने सेक्शन 5, 6 और 7 कर लिए हैं, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे अभी। अब आ जाते हैं जी टाइप्स ऑफ बैंक्स में। तो ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं जिनकी बात हम आज करने वाले हैं, दैट इज शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स लिस्टेड हैं उनको हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, ये इनकी डेफिनेशन है। कोई और
मीनिंग नहीं है। अगर शेड्यूल्ड बैंक्स का आप मीनिंग पूछो तो कोई मीनिंग नहीं है, बस शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट में आने चाहिए तो उनको शेड्यूल्ड बैंक्स बोलेंगे, और जो नहीं आएंगे उनको हम ऑब्वियसली नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स बोलेंगे। ठीक है, शेड्यूल में आने का मतलब क्या है, क्यों मैटर करता है कि कोई बैंक शेड्यूल में आ रहा है कि नहीं? इट इज बिकॉज कुछ प्रिविलेजेस मिलती हैं शेड्यूल्ड बैंक्स को। ठीक है, आरबीआई से जब भी उनको तकलीफ है वो पैसे बोरो कर सकते हैं, बहुत सारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जैसी चीजें, कि उनको कैश की कमी हो गई तो एकदम से ओवरनाइट आरबीआई से फंड्स उठा सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारे क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप, चेक्स एंड ऑल, आपके जो क्लियरिंग हाउस है उसमें बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं कि आपके चेक्स कितनी जल्दी डिस्पर्स होंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए, उन सब प्रिविलेजेस के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि शेड्यूल बैंक हो, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी रहते हैं। लेकिन अगर नॉन शेड्यूल है तो मतलब उसका ये कि भाई वो सेकंड शेड्यूल में नहीं आया और उसको ये प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगी। सो शेड्यूल्ड बैंक्स, अब ये ना रेपिटेटिव ही है तो मैं ज़रा इसको क्विकली निपटाऊंगी। शेड्यूल्ड बैंक्स मीनिंग क्या है? शेड्यूल्ड बैंक जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में आए। एलिजिबिलिटी क्या है आने के लिए? एक तो पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स जो हैं वो आपके 5 लाख होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो 5 लाख तक के पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए एज बैंक। इसके अलावा आरबीआई डिसाइड्स कौन सा शेड्यूल में आएगा कौन सा नहीं आएगा। बेनिफिट्स क्या हैं? बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, जब भी जरूरत हो आरबीआई से पैसे मांग सकते हो। क्लियरिंग हाउस मेंबरशिप मिलती है जो कि चेक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा मदद करती है, बहुत क्विकली इस चीज़ को इस प्रोसेस को बहुत क्विक कर देती है। एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स, बिकॉज कोई बैंक अगर शेड्यूल है दैट मीन्स उसको आरबीआई की भी रिकॉग्निशन है। तो कोई भी लॉज या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बनी है, कोई भी ऐसा प्रोविजन जो कि बना है लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, बड़ी इजी सी, बड़ी मतलब इम्प्लाइड सी बात है कि शेड्यूल्ड बैंक्स वो सारे प्रोविजन फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है, आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में है। तो इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल इन नेचर होते हैं। इसके अलावा एक ऑब्लिगेशन है जो इनको हमेशा फॉलो करनी होती है, दैट इज मेंटेनिंग सीआरआर एंड अदर रिजर्व्स दैट आर सेड बाय आरबीआई, दैट आर आस्क्ड बाय आरबीआई। तो सीआरआर तो इनको सबसे ज़्यादा करना ही पड़ता है। क्या मतलब है सीआरआर का? मतलब जो भी इनका ओवरनाइट एवरी डे जो भी इनका कैश बैलेंस आता है उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज इनको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, हर एक बैंक को आरबीआई के पास करवाना पड़ता है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए ये ऑब्लिगेशन है, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शेड्यूल्ड बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, दो तरीके की बाइफर्केशन हो सकती है। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल मतलब जो नॉर्मल बैंकिंग चीज़ों पर फोकस करते हैं, कोऑपरेटिव मतलब जो कि ग्रुप बनाकर मेंबर ओन्ड कम्युनिटी बेस्ड बैंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग तरीके के टाइप्स आ जाते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स की, शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव। कमर्शियल में ये सारे आपके पास आ जाते हैं। बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल्ड है, बट हम अभी इसके सिर्फ नाम देखेंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी कि गवर्नमेंट की जहाँ पर ओनरशिप मेजॉरिटी हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स यानी कि प्राइवेट शेयर होल्डर्स की ओनरशिप हो मेजरली। फॉरेन बैंक्स मतलब हेडक्वार्टर जो है उनका बेस है दैट इज आउटसाइड इंडिया। लोकल एरिया बैंक्स मतलब एक छोटा सा जोग्राफिकल आपने एरिया सेट कर दिया और उस एरिया में सिर्फ वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बैंक, तो लोकल एरिया बैंक। रीजनल रूरल मतलब एग्रीकल्चर पर फोकस करना ताकि कोई भी सेक्टर और स्पेशली एग्रीकल्चर बाहर ना रह जाए, अंडर सर्व ना रह जाए। तो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम रीजनल रूरल बैंक्स करते हैं। एंड डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं जो कि किसी एक स्पेशल पर्पस को केटर करते हैं, वो सारे काम नहीं करते। एक बैंक जो सारे काम कर रहा है, लोन्स भी दे रहा है, एग्रीकल्चर को भी दे रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर्स भी, ये भी वो भी, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल बैंक, हर तरीके के काम करता है। लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेक्टर को हेल्प करता है या एक पर्पस को सॉल्व करता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो इसमें दो तरीके के आ जाते हैं, स्मॉल फाइनेंस जहाँ पर छोटी 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 बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और पेमेंट्स बैंक जहाँ सिर्फ और सिर्फ पेमेंट्स का लेन देन होता है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। नॉन शेड्यूल में हमें समझ आ ही गया कि नॉन शेड्यूल बैंक्स आर नॉट लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, और इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सेक्शन 11 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत सेट करी जाती हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस अगर मैं बात करूं तो रिस्ट्रिक्शंस ऑफ नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स ये है कि एक तो ये एलिजिबल नहीं होते आरबीआई से बोरोइंग लेने में, है ना, बहुत ज़्यादा बोरोइंग अगर ये लेना चाहेंगे सो दे विल नॉट बी एलिजिबल। और क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप
इनको नहीं मिलती। तो ये 2 चीज़ों की वजह से थोड़े से लेस रिलायबल और थोड़ी स्लो प्रोसेसिंग इनकी रहती है। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अ बैंक इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज व्हाट? कोऑपरेटिव, नॉन शेड्यूल या शेड्यूल? तो ऑब्वियसली बात है शेड्यूल्ड बैंक। रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक इज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक ओनली। So C is the correct answer. Which of the following facilities is not normally available to a non-scheduled bank? तो accepting of demand deposits, ये तो obviously कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक तो है ना, तो accepting of demand deposit obviously करेंगे। grant of loans and advances भी करेंगे, savings account भी खोलेंगे क्योंकि ये primary जो काम है accepting deposits and giving advances इसी में आ जाता है। member of clearing house ये नहीं है, ये नहीं मिलेगा इनको, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हेलो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो एंड इन दिस सीरीज एक्चुअली हम ऐसे टॉपिक्स ऑफ द जेआईबी एग्जाम व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उनको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियोस ऑन द गो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। उस समय पे आपके पास 15-20 मिनट होते हैं, या फिर जब आप लंच या फिर कोई ब्रेक टाइम हो तो 15-20 मिनट्स का टाइम लगा के इन वीडियोस को देखकर सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप कर सकते हैं विच मे अपीयर इन द अपकमिंग जेआईबी एग्जाम। अब इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि आपका पहला पेपर है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैंकिंग लॉस, इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। मेरे को लेट किया गया फॉर यू सो दैट यू कैन डाउनलोड इट, एंड ये आप कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एक लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करके आप ये तीनों चीजों को एज अ सिंगल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज टू डाउनलोड इट। एंड व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ वाचिंग दिस वीडियो इज दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज हम बैंकिंग लॉस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इससे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्या है, तो सारा कुछ हम देखेंगे। तो यू कैन सी एज पर सेक्शन 4 ऑफ आरबीआई एक्ट, पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक, यानी कि आरबीआई का पेड अप कैपिटल कितना था इस एक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो इनिशियली यू हैव टू टेल 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आंसर करने के लिए शुड नो द बेसिक्स। सो लेट अस गो deep into the basics. तो what are the most important legislations? Reserve Bank of India Act, सबसे पहले RBI आया। ठीक है, it came up in 1935। इससे पहले सोचा गया था कि actually there is need for a central bank, and privately जो है इस बैंक को establish किया गया था 1935 में। इसे nationalize किया गया 1949 later on। ठीक है, 1948-49 में तो ये एक्ट आया गया, एंड देन आरबीआई को establish किया गया। देन कमिंग to the Banking Regulation Act, different types of banks later on were established. देन ऑल्सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1955 1 जुलाई को। तो इट वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एस्टेब्लिश्ड। लेटर ऑन स्टेट बैंक के कई सारे सब्सिडियरी बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया था, अंडर दैट स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर एक्सेट्रा। देन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1961, जिसके थ्रू डीआईसीजीसी को एस्टेब्लिश किया गया, व्हिच प्रोवाइड डिपॉजिट विद रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर मनी यू आर डिपॉजिटिंग इन द बैंक्स टुडे। ठीक है, तो आप जब भी एक अकाउंट के अंदर थोड़ा पैसा डालते हैं तो आपका एक इंश्योरेंस खुल जाता है, इन केस द बैंक इज अनेबल टू रिटर्न दैट मनी ऑन इट्स ओन। ये इंश्योरेंस से क्लेम करके वो फिर पैसे आपको देता है। ठीक है, दैट इज डीआईसीजीसी। अब बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970-80 के थ्रू काफी सारे प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, एंड स्टेट बैंक्स रिपील एंड अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू जो इतने सारे स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, मैसूर, ये सबको एस्टेब्लिश किया गया था, उन सबको कंसोलिडेट करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में डिस्कस करने के लिए ये दोनों जो पहले दो एक्ट्स हैं, आरबीआई एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सो लेट अस हैव अ लुक एट देम। ठीक है, आरबीआई एक्ट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट व्हाई वाज इट इनकॉर्पोरेटेड, या सेक्शन 3 में दिया हुआ कि टू टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द करेंसी। इनफैक्ट आरबीआई इज द सोल नोट इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, नोट अगर कोई इशू कर सकता है इंडिया में जो करेंसी नोट्स है, तो उसकी बात करो तो वो दैट इज ओनली आरबीआई। पहले ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इंपेरियल बैंक करके था, तो दे कुड इशू, तो वो ट्रांसफर किया गया है दायित्व। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आरबीआई एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि इट इज एस्टैब्लिश्ड एज पर द एक्ट। ठीक है, आरबीआई एक्ट के हिसाब से एस्टैब्लिश किया गया। इसका एक प्रॉपर सील है, इसका एक प्रॉपर लोगो, एम्बलम, सब कुछ है। ठीक है, सेक्शन 3 में ये सब दिया हुआ है। अब सेक्शन 4 में दिया हुआ है कि 5 करोड़ रुपए इनिशियली रिक्वायर्ड थे सो दैट आरबीआई कुड बी एस्टैब्लिश, दैट इज द पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 करोड़ रुपीस। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन दैट वी वर चेकिंग आउट स्टार्टिंग में। अब इसके अलावा सेक्शन 7-8 में काफी इंपॉर्टेंट चीज है एज फार एज द
मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई इज कंसर्न उससे दिया हुआ है कि एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, सेक्शन 7 में दिया हुआ है कौन कौन होते हैं इसमें। डायरेक्शंस देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स डायरेक्शन से कैसे कैसे क्या करना है, तो उसके हिसाब से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड आरबीआई गवर्नर मिलके ये चीज करते हैं। तो मेन तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में द आरबीआई गवर्नर है, उनके अंडर डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 होने चाहिए, और ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं डिप्यूटी गवर्नर्स। कई सारे डायरेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है, जिसमें से 4 डायरेक्टर्स लोकल बोर्ड से। तो आरबीआई के 4 जो डायरेक्शंस है, एनई डब्ल्यू एस वी कैन से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है। तो ये चारों 4 पार्ट्स में डिफरेंट रीजन्स डिवाइडेड हैं, एंड ईच रीजन्स ऑफ इंडिया डिवाइडेड हैं, एंड ईच जो रीजन है वी कैन से वहां पर एक लोकल बोर्ड एस्टैब्लिश्ड है, सो दैट लोकली वो एक्टिविटीज कर सके, ठीक है। तो 4 लोकल बोर्ड्स हो गए 4 डायरेक्शंस में। तो 4 लोकल बोर्ड्स में से एक एक पर्सन को चुना जाता है जो कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट बनेगा। सो दीज आर द 4 डायरेक्टर्स, और इनसे रिलेटेड सेक्शन 9 में दिया हुआ है जो हम आगे देखेंगे। 10 डायरेक्टर्स है डिफरेंट फील्ड्स में 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर फिर उन्हें नॉमिनेट किया जाता है सेक्शन 8 के तहत, ये दिया हुआ। कौन से गवर्नमेंट गवर्नर एंड डिप्यूटी गवर्नर फुल टाइम मेंबर्स हैं, एंड ये मोस्टली 5 इयर्स के लिए, मैक्सिमम 5 इयर्स के टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है तो इनको फिर वो पोस्ट से जल्दी भी हटा सकता है, कई गवर्नर्स को हटाया भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम सेक्शन 9 में देखें तो लोकल बोर्ड्स के बारे में दिया हुआ है। 4 डायरेक्शंस में मैंने कहा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, तो वहां पर 4 लोकल बोर्ड्स हैं। तो ये लोकल बोर्ड्स का किस तरीके का जो है सेटअप है, 4 जियोग्राफिकल टेरिटरीज के बारे में शेड्यूल 1 ऑफ आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है। तो एक्ट में 2 चीजें होती है, एक तो प्रोविजंस होते हैं, दूसरा शेड्यूल होता है। शेड्यूल्स आर लाइक लिस्ट। पहले शेड्यूल में 4 जियोग्राफिकल रीजन्स एंड कौन से रीजन, लाइक नॉर्थ रीजन में कौन कौन से स्टेट्स एरियाज आते हैं, वो पूरा लिस्टिंग दिया हुआ है इंडिया का। एंड सेकंड शेड्यूल में सारे बैंक्स का नाम दिया हुआ है जिनको शेड्यूल्ड बैंक्स कहा जाता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये सारे शेड्यूल्ड बैंक्स के कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ जो है ऑब्लिगेशंस है, ये सब कुछ जो है आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हम, ठीक है, एंड पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। तो दैट इज द थिंग। तो फर्स्ट शेड्यूल में ज्योग्राफिकल एरिया एंड उसके हिसाब से कौन कौन से रीजन में कौन कौन सा जो है इंडिया के एरिया आता है वो दिया हुआ है। 5 मेंबर्स होते हैं लोकल बोर्ड्स के, एंड सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड है। कोऑपरेटिव इंडिजिनस बैंक्स के मेंबर्स भी होते हैं इसमें, रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, 2 बार जो है री-इलेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 8 इयर्स के लिए इन्हें अपॉइंट किया जा सकता है, नॉट आफ्टर दैट। उनके उसके बाद तो नया किसी को लाना ही पड़ेगा। 2 टर्म्स मैक्सिमम जो है ये अपॉइंट किए जा सकते हैं सेम पर्सन, ठीक है। एंड कमिंग टू नेक्स्ट वन 11 जो सेक्शन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी गवर्नर, डिप्यूटी गवर्नर और लोकल बोर्ड का जो मेंबर है उनको चुन सकता है और उनको रिमूव कर सकता है, ये चीज दिया हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कितना बार होना चाहिए, ठीक है, डू नॉट मिक्स दिस अप विद द नंबर ऑफ मीटिंग्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, उससे मिक्सअप मत करिएगा। सेंट्रल बोर्ड अलग है, जो आरबीआई के अंदर खाली सेंट्रल बोर्ड है ना, हेड जो होते हैं उनका 6 बार ईयरली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे 6 बार आप जनवरी में ही कर लो, पर क्वार्टर एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। 4 क्वार्टर्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 क्वार्टर्स में एक एक मीटिंग एटलीस्ट, एंड बाकी 2 कभी भी कर लो, ऐसा। तो प्रिसाइड कौन करेगा इन मीटिंग्स को, गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर। एंड अगर कोई इक्वालिटी ऑफ वोट्स है, लाइक लेट्स से 4 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स में से 5 ने यस कहा, 5 ने नो कहा, तो फिर क्या डिसाइड किया जाएगा, यस या नो का क्या करे इस चीज का। तो कास्टिंग वोट जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, लाइक द गवर्नर या डिप्यूटी गवर्नर जो भी है, वो डिसाइड करेगा। ही गेट्स द सेकंड चांस टू वोट एंड ही विल बी डिसाइडिंग कि क्या करना है फाइनली, ठीक है। तो दैट इज इन सेक्शन 11 एंड 13। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। सेक्शन 4 के हिसाब से पेड अप इक्विटी कैपिटल बैंक आरबीआई का कितना था इनिशियली, ठीक है। आंसर क्या है, यस, एब्सोल्युटली बी विल बी द राइट आंसर, 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। नाउ दिस वन मई 2023 सेक्शन 13 में दिया हुआ है कि मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड शैल बी कन्वीन्ड बाय द गवर्नर एट लीस्ट डैश टाइम्स इन ईयर। ईयरली कितना बार जो है एटलीस्ट कन्वीन करना पड़ेगा सेंट्रल बोर्ड का मीटिंग, 2 3 2 4 6 3। व्हाट इज द आंसर, 6, है ना। तो सी इज द राइट आंसर। एंड आरबीआई हैज डैश लोकल बोर्ड्स, ठीक है। लोकल बोर्ड्स कितने हैं आरबीआई के, 2 3 4 5, अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन, तो 4, 4 इज द राइट आंसर, सी, है ना, इजी क्वेश्चन है।
अब आगे बढ़ रहे हैं सेक्शन 40। कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही बुक में दिए हुए हैं, उसमें से भी कुछ जिन पे बार बार क्वेश्चन आते हैं वही हम देख रहे हैं। तो सेक्शन 40 में दिया हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आरबीआई किस तरीके से अलाउ करता है। तो एटलीस्ट 2 लाख रुपीस के ट्रांजैक्शंस मिनिमम होने चाहिए। इस ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का अमाउंट इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड ये कुछ ही एंटिटीज कर सकते हैं इंडिया में जिनको ऑथराइज डीलर इस तरीके से जो है डेजिग्नेट किया जाता है बाय द आरबीआई। लाइक एसबीआई इज designated as an authorized dealer। इसके 3 कैटेगरीज भी होते हैं, although no need to go deep, but yeah, ऐसे ऑथराइज्ड डीलर को जो है आरबीआई डेजिग्नेट करता है कि ऑथराइज्ड डीलर, देन ओनली दे कैन डील इन फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सेक्शन 42 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द आरबीआई एक्ट। इसमें दिया हुआ है अबाउट द सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो सेकंड शेड्यूल में जिस भी बैंक का नाम लिखा होगा ऑफ द आरबीआई एक्ट, ये सबको सीआरआर मेंटेन करना है। आरबीआई के पास थोड़ा सा कैश में पैसा जो है मेंटेन करेंगे, रिजर्व कहा जाता है इसे, जो कि कभी कभी भी कुछ दिक्कत आएगा तो उस टाइम पे यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो इस पे फिलहाल तो कोई अपर लोअर लिमिट नहीं है। एंड जब भी आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे जो भी सीआरआर है वो आरबीआई के वेबसाइट से आप चेक करके एक बार देख ले कितना परसेंटेज। इट इज अ परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि टोटल बैंक के पास जो लायबिलिटीज हैं, डिमांड लायबिलिटीज आर सेविंग्स एंड करंट अकाउंट, टाइम लायबिलिटीज आर एफडीआरडी, तो ये सबको मिला के जितना भी बन रहा है उसका एक परसेंटेज, एक पार्ट 3-4% ऐसा होता है। ठीक है, दैट इज सीआरआर। एंड यू विल टेल मी कि एसएलआर ये जो है कौन से सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसका प्रोविजन दिया हुआ, ऑल्दो आगे हम पढ़ेंगे, राइट? तो ट्राई टू आंसर दैट। नाउ कमिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसका मेन एम क्या है? ये बैंक्स को रेगुलेट करने, क्योंकि पहले कंपनीज एक्ट के तहत ही बैंक्स को एस्टेब्लिश किया जाता था, तो उसमें बैंक्स काफी अलग है कंपनी से, तो देयर इज वाज रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेपरेट एक्ट फॉर इट। तो yes, we came up with this banking regulation act, right? तो पार्ट वन जो है इसमें सेक्शन 1 to 5, इसमें फर्स्ट सेक्शन में 16 मार्च को 1949 में लाया गया था। ये जो हमारा पीएसीएस यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसको एप्लीकेबल नहीं है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सर्टेन जो बैंक है उनको एप्लीकेबल नहीं है, सभी को है मोस्टली, बट जो रूरल एरियाज में विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक है विच इज कॉल्ड द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का जो बैंक है विच इज लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा जाता है, उनके लिए ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब सेक्शन 5 में कुछ चीजें दी हुई हैं। पहला डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है कि क्या होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, जनरल है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, लोन्स दो, दिस इज कॉल्ड बैंकिंग। अब जो भी कंपनी एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एस्टैब्लिश्ड एंड बैंकिंग कर रही है उसे बैंकिंग कंपनी कहा जाएगा एज पर सेक्शन 5C। 5B में बैंकिंग, सी में बैंकिंग कंपनी के बारे में दिया हुआ है, एंड 5CC बैंक कंपनी का एक कंपनी यानी कि ब्रांच खुल गया, तो ब्रांच के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, या ब्रांच ऑफिस जब बैंक एस्टेब्लिश करते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन इसमें। ठीक है, कमिंग टू सेकंड पार्ट, इसमें सेक्शन 6 में सारे एक्टिविटीज जो बैंक जनरली कर सकता है, बोरोइंग, लेंडिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, बुलियन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो ऑल द बिजनेस दैट द बैंक कैन डू अदर देन नॉर्मल बैंकिंग। ठीक है, तो ये पैरा बैंकिंग भी कई बार कहलाते हैं, इस पे एक चैप्टर भी हमारा है। तो यस, ऑल ऑफ दीज आर लिस्टेड हियर। अपार्ट फ्रॉम द सेक्शन 10 में आप देखेंगे कि बैंक को कौन मैनेज करेगी, इससे रिलेटेड दिया हुआ है। एक मैनेजिंग एजेंट के द्वारा इसे नहीं मैनेज किया जाना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति जो इंसॉल्वेंट यानी कि जो एकदम बैंकरप्ट है वो नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर होना चाहिए बैंक का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 51 जो मेंबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें होने चाहिए। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, सेक्शन 16 में दिया हुआ है कि कोई कॉमन डायरेक्टर हो, यानी कि आईसीआईसीआई एसबीआई का डायरेक्टर जो है सेम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन ऑफ द डायरेक्टर्स चेयरमैन बनेगा। ठीक है, तो ये है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 11 एंड 12 आर गिवन हियर कि कैपिटल एंड रिजर्व्स जो है बैंक्स मेंटेन करेंगे। पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस एटलीस्ट इनिशियली उनके पास होने चाहिए सो दैट अ बैंक कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया इसमें, ऑल्दो अभी का क्राइटेरिया डिफरेंट बैंक्स के लिए डिफरेंट है, करोड़ों में है, बट एक्ट में दिया हुआ है 5 लाख रुपए मिनिमम। और ये 3 तरह के कैपिटल में डिवाइड किया गया है कि ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि कितना कैपिटल पैसा जो है मार्केट से उठा सकता है कोई बैंक अगर है तो, वो दिया हुआ है। अब इसमें से एटलीस्ट 50% जो है वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, यानी कि लोगों ने कहा कि हाँ वी विल गिव यू द मनी। एंड इसमें से एटलीस्ट 50% ऐसा होना चाहिए जो पेड अप होना चाहिए, यानी कि ऑलरेडी पे कर दिया हो। ठीक है, तो ऐसा तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एंड शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट्स है
10% या उससे कम ही होना चाहिए जो भी शेयर होल्डर्स है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, आरबीआई इस परसेंटेज को इंक्रीज कर सकता है लेटर ऑन, ये दिया होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग official is not a member of the central board of RBI, directors of RBI, RBI governor, deputy governor, executive governor, central government nominee. Please let me know the answer in the comment section. This is as part of whatever we have discussed. और ये पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, which among the following is not one of the components of calculation of GDP by income approach. कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इज द सैलरी जो एम्प्लॉय को मिल रहा है, तो वो एम्प्लॉय का इनकम है। इनकम अप्रोच में ये इनकम तो ऐड होगा, प्रॉपर्टी इनकम भी ऐड होगा, प्रोडक्शन टैक्स, डेप्रिसिएशन कैपिटल में ये सब गवर्नमेंट का इनकम है, तो ये भी ऐड होगा। क्या नहीं ऐड होगा? गवर्नमेंट कंजम्पशन, यानी कि एक्सपेंडिचर है ना, कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर, कंज्यूमिंग समथिंग तो इट विल स्पेंड समथिंग, तो ये इनकम में ऐड नहीं होगा, एक्सपेंडिचर अप्रोच में ऐड होगा कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। तो डी इज द राइट आंसर हियर, अक्टूबर 2023 का ये। Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is Chap on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल सी का एक चैप्टर जो कि है DFI, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के DFIs दिए हुए हैं, उसमें से एक नाबफिड जो कि रिसेंटली फॉर्म्ड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे हम अच्छे से करेंगे। सो नाबफिड के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही समझेंगे कि DFIs होते क्या हैं, और चैप्टर के लिए एक बेस आपको डेफिनेटली आज इस लेक्चर में मिल जाएगा। कॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं बात डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सो DFIs क्या होते हैं? ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स नहीं है ये, बट एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं विद सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग बिजनेसेस को या अलग अलग टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग को। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने बस ये याद रखना है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो कि मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं अलग अलग सेक्टर्स को। प्रमोट करने के लिए बने हैं ये, किस चीज़ को? इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, जो सेकेंडरी सेक्टर है उससे काफ़ी अच्छी बूस्ट मिले, इससे बढ़ावा देने के लिए DFIs जो हैं वो बने हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रांग होगा, मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी, है ना, वर्ल्ड में आपकी रिकॉग्निशन होगी कंट्री की, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये पार्ट है। अनलाइक कमर्शियल बैंक्स, दे डू नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स ये एक्सेप्ट नहीं करते, दे आर नॉट बैंक्स बट रादर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पैसे देने में तो मदद करेंगे, लेकिन आप डिपॉजिट नहीं कर सकते अपने पैसे वहाँ पर। दे एम टू फंड प्रोजेक्ट्स विद लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, मतलब कि लंबे टाइम के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं। अब देखो, कोई पुल बन रहा है, ठीक है, या कोई हाईवे बन रहा है, अब या फिर पूरा एक लेट्स से एक कॉरिडोर बन रहा है ना, तो क्वाड्रिलेटरल जो कॉरिडोर है ना, ऐसे, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम हियर, बट लेट्स से कि नेशनल हाईवेज का एक पूरा नया फ्रेमवर्क लॉन्च हो रहा है। अब वो 1 साल 2 साल की बात तो है नहीं, उसको तो बनने में टाइम लगेगा, या मेट्रोज जो बनती हैं, है ना, उसको बनने में टाइम लगता है। अब ऐसे में कोई भी बैंक या कोई कमर्शियल फाइनेंस ग्रुप या फिर कोई भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे विल नॉट बी वेरी कीन ऑन इन्वेस्टिंग इन सच प्रोजेक्ट्स। क्यों? क्योंकि पता है यार, इतना लंबा टाइम रुकना पड़ेगा कि वो रोड बने, है ना, पूरे ब्रिजेस बने, या अगर मेट्रो की बात हो रही है, पूरी वो लॉन्च हो, सब कुछ हो, कब जाके वो बनेगा, कब जाके रिटर्न्स आने स्टार्ट होंगे, तो एक बहुत लंबा चौड़ा तामझाम है ना। तो जनरली लोग इसको अवॉइड करते थे, इसलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने कि भाई ये लंबे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रिटर्न्स बहुत लेट स्टार्ट होते हैं और बहुत स्लो स्टार्ट होते हैं, उनको हेल्प करने की एम कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, MSME, एग्रीकल्चर, इन सब एरियाज को ये मेजरली सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ क्या सिर्फ पैसे देकर 10,000 करोड़ या जितने भी सिर्फ पैसे से मदद करता है? नहीं, प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड मैनेजरियल सपोर्ट एज वेल, हर तरीके की असिस्टेंस एंड एड प्रोवाइड करता है ये। ठीक है जी, तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ DFIs आपके पास आ जाते हैं, जिसमें ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिए हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे इंडिविजुअली DFIs कवर किए गए हैं, उन इंडिविजुअल DFIs की हम बात वन बाय वन करेंगे। सो बट कब करेंगे हम? वो पूरे कोर्स में करेंगे, ठीक है, या और अगर किसी वीडियो में हम इंडिविजुअल DFI कर रहे हैं उसमें करेंगे। अभी आज हम सिर्फ नाबफिड की बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू फटाफट से क्विकली कि कैसे ये इवॉल्व हुए DFIs इन इंडिया। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉड्यूल सी के लिए ना, मॉड्यूल सी जो अभी हम कवर कर रहे हैं और आगे भी कुछ दिनों में कवर करेंगे, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर ये चैप्टर में
मतलब 100% कंटेंट है, तो लेट मी टेल यू कि ये जो है उसका 5 या 10% भी नहीं है मुश्किल से। ठीक है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और उसमें अगर हम टाइम लगाएंगे तो वीडियोस बहुत लंबी पड़ेंगी, और दिस इज़ अ शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो, राइट। तो मुझे यहाँ पर मेरा जो एम है ये कि मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूँ, जो टॉपिक हम कवर करें एटलीस्ट उसका मटेरियल आपके पास हो। मैं आपको एक आइडिया दूंगी, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ फैक्ट्स हैं, है ना। अब डीएफआई क्या है इसको मैं और डीपली नहीं बता सकती, तो कॉन्सेप्ट है, चीज़ें हैं, बस पता होनी है, और याद कैसे करनी है दैट इज़ अप टू यू। तो उसके लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू द मटेरियल रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, और मैं आपको साथ साथ यहाँ पर टाइमलाइन समझा दूंगी, लेकिन उसकी डिटेल पढ़ना समझना दैट इज़ ऑन यू, ठीक है। बट कुछ भी टफ नहीं है, दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। तो फटाफट से आते हैं अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। तो 5 फेजेस में एवोल्यूशन ऑफ डीएफआईज हुआ। इंडिपेंडेंस मिलते ही हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे कि ठीक है यार, अब हम सिर्फ और सिर्फ देश को, इकोनॉमी को बढ़ाने में वो करेंगे, फोकस करेंगे। एग्रीकल्चर पर तो हम वैसे ही डिपेंडेंट हैं, हम अपनी सेकेंडरी सेक्टर को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसको भी बूस्ट देंगे, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स लेकिन यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते थे, तो इसीलिए हमारी सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए इंडिया का फर्स्ट डीएफआई जो है फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ये शुरू किया गया, आईएफसीआई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट डीएफआई कौन सा है, यू शुड नो इट इज आईएफसीआई, ठीक है। आईसीआईसीआई अगेन इट वाज फॉर्म्ड, और ये डीएफआई की तरह फॉर्म हुआ था। नाउ लेटर ऑन इट कन्वर्टेड इनटू अ बैंक, बट पहले इट वाज अ डीएफआई, ठीक है। इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस जो है इस टाइम पर फॉर्म किए गए, एक्सपेंशन हुई डीएफआईज की, और स्पेशलाइजेशन फेज आया। बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के डीएफआईज हमने सेकेंड फेज में लॉन्च किए। थर्ड फेज में आते आते जब हमें इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ और हमें मदद मांगनी पड़ी आईएमएफ की, जिसके बाद उन्होंने एलपीजी पॉलिसीज हमें लगाने को बोला इन द ईयर 1991। तो उस टाइम पर लिबरलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन मतलब आपने अपने रूल्स बहुत आसान कर दिए। अब प्राइवेट बैंक्स की, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बहुत ज़्यादा एंट्री हो गई फाइनेंस सेक्टर में भी। अब क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। तो डीएफआई जो हैं वो सिर्फ अगर डीएफआईज तक सीमित रहते तो दे वुडंट बी एबल टू सर्वाइव द हैवी कंपटीशन। तो क्या हुआ, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू बैंक्स। सो इसीलिए आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू बैंक्स। सो मेजर बैंक्स, मेजर डीएफआईज वर कन्वर्टेड इनटू बैंक्स। और एनबीएफसीज या इनकी रेलेवेंस, अगर जो अकेले डीएफआईज चल रहे थे उनकी रेलेवेंस खत्म हो गई, ठीक है। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन थोड़ा सा डाउनफॉल डीएफआईज में देखने को मिला, लेकिन रिसेंटली कोविड के बाद, क्योंकि हम ऐसे नए नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में लेकर आ रहे थे, जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, हमें पता चला कि नई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ना एक सेपरेट एंटिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इसके पूरे फाइनेंस को लॉन्ग टर्म के लिए देखे और रेगुलेट करी जाए एक रिस्पेक्टेबल एंड रिलायबल अथॉरिटी के द्वारा। इसीलिए हमने फॉर्म किया नबफिड, ठीक है। गवर्नमेंट ने नबफिड को लॉन्च किया। क्या है नबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। कब हुआ, वेरी रिसेंटली इन 2021। इंडिपेंडेंट बोर्ड है इसका, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को ये फंड करता है। और जैसे जर्मनी एंड जापान में जीबीआईसी, केएफडब्ल्यू, इस तरीके के डीएफआईज हैं, इंडिया में उसके इक्विवेलेंट हमने अपना नैबफिड जो है वो इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म दी है। कैसे इस्टेब्लिश हुआ है ये, नैबफिड एक्ट के तहत। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, नैबफिड एक्ट के तहत ये बनी है। रेगुलेट कौन करेगा इसे, आरबीआई करेगा, एज एन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पर्पस क्या है इसका, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। 111 लाख करोड़ की फंडिंग इसको इनिशियली मिली है। इसके जो एक्ट के चैप्टर्स हैं वो 7 भागों में डिवाइडेड हैं, जिसके 48 सेक्शंस हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। सो सेक्शन 3 to 4 टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट कैपिटल, जो कि 1 लाख करोड़ का इनको मिला है, जिसमें कि गवर्नमेंट मस्ट होल्ड एटलीस्ट 26% ऑफ द शेयर्स, ठीक है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 26% कम से कम होनी चाहिए। बोर्ड की बात करूं तो चेयरपर्सन एमडी, 3 डेप्यूटी एमडीज एंड 2 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, 3 शेयर होल्डर्स एंड 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये होना चाहिए। तो इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। एमडीज मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, और ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अब ये तो आप आंख बंद करके बता सकते हो, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना, चाहे वो डेरिवेटिव्स के रूप में, शेयर्स के रूप में कर रहे हो, बॉन्ड्स के रूप में आप उनको लोन्स दे दे के कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, डेट या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, लेकिन आपको करनी है मदद, ठीक है। किसकी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली वीडियो में देखो, ठीक है। डेवलप लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चरल फंडिंग। नॉन रिकोर्स मतलब जिसमें कि रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं हो, रिस्क जो है वो नबफिड का ही हो मोस्टली। सपोर्ट नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फंक्शंस क्या हैं, इसके सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं इंडिया में एंड अब्रॉड में फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। कोऑर्डिनेशन बाकी के इंस्टीट्यूट्स के साथ हाथ मिलाकर ये चल सकता है, और ट्रस्ट फॉर्म कर सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये और कुछ प्रोविजंस दिए हैं, जैसे कि चैप्टर 6 में ऑडिट एंड अकाउंट, साल के खत्म होने के बाद कैसे इसके अकाउंट जो है वो ऑडिट किए जाएंगे, कैसे मेंटेन होंगे, पावर क्या है रूल मेकिंग को लेकर इसकी, लीगल प्रोजेक्शन एंड लाइबिलिटीज क्या है जो इसे सेफ गार्ड करनी है, आरबीआई किस तरह से सुपरवाइज करेगा फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज को रिलेटेड टू नबफिड, ये सब जो है इन चैप्टर्स में बात करी गई है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि इसकी लिक्विडेशन कौन कर सकता है, यानी कि एसेट्स को बेच कौन सकता है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो ये सब चीजें नैपफिड से रिलेटेड आपने याद रखनी है। तो फटाफट से ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। नैपफिड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट? सो क्वाइट इजी, ठीक है, ज़्यादा इजी हो गया ये, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना चाहिए था मुझे, बट कोई बात नहीं। नैपफिड एक्ट 2021, सो सी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिटेल सेविंग्स अकाउंट खुलवाना? बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स? यस। इशूज करेंसी नोट्स या कमर्शियल बैंक्स? नहीं, बल्कि ये तो पब्लिक डिपॉजिट्स भी नहीं लेता है ना, तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Hi dear bankers, welcome to EduTap. This is Jab on the Go series of Indian economy and Indian financial systems. तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं सी मॉड्यूल का एक टॉपिक, दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, एमएफआईज। गिव इट अ ट्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस नाम से ही समझ आ रहा है, माइक्रो लेवल पर फाइनेंसिंग करने में जो संस्थाएं आपकी मदद करें, जो ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस मदद करें, दैट इज कॉल्ड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस होता क्या है? स्मॉल लेवल पर लोन्स, सेविंग्स, इंश्योरेंस, other financial services to the poor sectors, especially in rural या underserved areas. कुछ एरियाज हैं जहाँ पर फुल फ्लेजेड बैंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल पुराने टाइम में या स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं थी, अवेलेबल थी भी तो इट वाज नॉट वेरी इजी एक बैंकिंग, उसमें बहुत ही छोटे लेवल के फाइनेंसेस, लोन्स, डिपॉजिट्स उनको हैंडल करना, है ना। तो स्मॉल व्हाट डू यू कॉल इट, स्मॉल जो एक ब्रैकेट है ना, स्टार्टिंग का जो ब्रैकेट है उसमें छोटे छोटे डिपॉजिट्स, छोटी सेविंग्स, स्मॉल लोन अकाउंट, छोटे लेवल पर लोन किसी को चाहिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बहुत ही मिनिमम लेवल के लोगों को चाहिए। सो उन सब फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो हैं वो खोले गए। सो एम्ड एट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो ये स्पेशली रूरल एरियाज, अंडर सर्व्ड एरियाज या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए है ना, तो वो लोग जो कहीं से भी किसी भी तरीके से अंडर सर्व्ड हैं, चाहे फाइनेंशियली हो गया, कास्ट रीजन की वजह से हो गया, जेंडर रीजन की वजह, किसी भी वजह से अंडर सर्व्ड अगर आप हो और आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बनाना है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खोले गए। आई होप कॉन्टेक्स्ट समझाने में मैं यहाँ पर आई एम सक्सेसफुल। तो दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। अब इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो सिर्फ प्लेन सिंपल फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एमएफआईज। क्या ऑब्जेक्टिव है इनके? सबसे पहला तो बहुत सिंपल स्ट्रेट कि एम्पावर द पुअर बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, क्रेडिट प्रोवाइड करना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना है। हर जगह जॉब्स अगर क्रिएट नहीं हो पा रही, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सो दीज स्मॉल फाइनेंसेस विल हेल्प टू सेट अप योर ओन एंटरप्राइज, है ना। अगर आपके पास कोई स्किल है, आप पॉट्स बना सकते हो, तो उस चीज़ को लेकर आपको इनिशियल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सो उस तरीके की फाइनेंशियल नीड्स, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स, डेट ट्रैप सुना होगा आपने, है ना, डेट ट्रैप पुराने ज़माने में हो जाता था ना, अब भी होता है। तो आपको कोई प्राइवेट मनी लेंडर एक्सप्लॉइट ना कर सके, पैसे की नीड अगर आपको है, एक बार देकर पूरी ज़िंदगी भर आपको इंटरेस्ट के चंगुल में फंसाए रखे, उन सब चीज़ों से बचने के लिए, डिपेंडेंस हटाने के लिए मनी लेंडर से ये जो फ्रेमवर्क है इसे लॉन्च किया गया। encourage saving habits and uplift women, especially because they belong to a weaker gender earlier especially. So uplift women and economically, मतलब विमेन इकोनॉमिकली एंड सोशली। इसके अलावा भी अगर कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसकी मदद करना, रूरल एरियाज की मदद करना, बिकॉज वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और सर्विसेज इतनी ज़्यादा लेवल पर नहीं है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके साथ एमएफआईज बने।
फीचर्स क्या हैं कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन में डील करते हैं, 5 से 25,000 तक का। कोई कोलेट्रल इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। कोलेट्रल मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना, है ना? आपको पैसा चाहिए तो आपको पैसा मिलेगा। इट्स वेरी लेस एंड नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड इन सच एरियाज। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से आप ये कर सकते हो, यानी कि नोन लोग कमिंग टुगेदर, है ना, या पीपल हु बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी कमिंग टुगेदर, डिपॉजिटिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, और जिसको ज़रूरत है उस फंड में से पैसा निकाल लो, और जब ज़रूरत खत्म हो जाए कुछ टाइम में वो वापस कर दो, बिना कोलेटरल के, बिकॉज एवरीबडी नोज एवरीवन। सो देयर इज़ अ पीयर प्रेशर कि भाई नहीं, आपको रीपेमेंट करनी ही है, तो इसीलिए रीपेमेंट्स हो जाती हैं ज़्यादा। फ्रॉड्स और वो सब यहाँ पर होने का स्कोप कम होता है, बिकॉज उसी एरिया में रहना है ना, एक गाँव है, छोटा सा कस्बा है, वहीं पे रहना है, उन्हीं लोगों को फेस करना है, वही कम्युनिटी का पार्ट है ना। तो इट्स वेरी अनलाइकली कि वहां पर आप पैसा लो और फिर आप लेकर उसको रिटर्न ना करो, वो उससे गुडविल खराब होती है, ठीक है। तो ऐसे सिनेरियोज में या ऐसे सेटअप्स में रीपेमेंट जो है वो हो जाती हैं बिना कोलेटरल के भी। सिंपल प्रोसीजर्स एंड क्विक क्विक डिस्पर्समेंट, तो वो पेपर वर्क और बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, ईजी डिस्पर्समेंट ऑफ बिल्स है। फर्स्ट फेज इसका आया एवोल्यूशन की, अगर मैं बात करूं माइक्रो फाइनेंस के, 3 फेजेस थे। फर्स्ट फेज वाज प्री इंडिपेंडेंस, जहां पर प्रमोट किया गया रूरल क्रेडिट को कॉपरेटिव्स की मदद से। रिजर्व बैंक्स एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट जो है वो सेटअप किया गया फर्स्ट फेज में। गवर्नमेंट ने प्रमोट किया अगेन क्रेडिट थ्रू कॉपरेटिव, यहाँ पर कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का काफी ज्यादा चाल चलन जो है वो रहा। सेकेंड फेज में जो लेट 60s में और टू 80s तक आया, उसमें लीड बैंक स्कीम बाय आरबीआई आई, ताकि डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो क्रेडिट है उसे कोऑर्डिनेट किया जा सके कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ। नेशनलाइजेशन हुई 14 बैंक्स की। रूरल रीजनल रूरल बैंक्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले किया है रूरल एरियाज की फाइनेंशियल नीड्स को केटर करने में, वो इस्टेब्लिश किए गए। तो रीजनल रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1975 में लॉन्च हुआ आईआरडीपी, सब्सिडाइज्ड लोन्स टू पुअर सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर्मेशन ऑफ नबार्ड, ठीक है, नबार्ड अगेन योर रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रूरल फाइनेंस, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। माइराडा, द मैसूर रिसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लिंक्ड एसएचजीज टू बैंक। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का जो एक सेटअप है उसको लिंक किया गया बैंक के साथ। एनजीओ लेड एसएचजी मूवमेंट जो है यहाँ पर बिगिन हुई, ठीक है, कि उसको एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उस सेटअप में इसको इंक्लूड किया गया, आप ये कह सकते हो। ये कहने की बात सिंपल ये है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले जो एक छोटी सी चीज था, एक छोटी सी तरीका था रूरल एरियाज में फाइनेंस का, इसको और बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया। दिस इज द इजियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फ्रेज। थर्ड फेज स्टार्ट हुआ पोस्ट 1990s। 1992 में नबार्ड लॉन्च्ड एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है, बैंक के साथ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लिंक किया गया और वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया। बैंक को एनकरेज किया गया कि लेंड करो आप जितना ज्यादा हो सकता है थ्रू एसएचजीज। आरबीआई इंक्लूडेड एसएचजी लेंडिंग अंडर प्रायोरिटी सेक्टर में भी इसको लेकर आए, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस क्राइसिस ड्यू टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सम एमएफआईज आए यहाँ पर। अब ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, जिसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ पर इनका अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करी गई, है ना, मतलब फेक एक तो एमएफआईज बनाए गए और उनके थ्रू पैसा जो है सीक आउट किया गया। एंड ओवरऑल क्राइसिस था ये अनएथिकल प्रैक्टिसेस की वजह से। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा जगहों पर बहुत अनफेयर रिकवरी की प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट होने लगी। अनफेयर रिकवरी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में पैसे तो दे दिए, लेकिन अगर कोई नहीं रीपे कर पा रहा तो उनके ऊपर बहुत भयंकर प्रेशर बनाना, तो सुसाइडल केसेस बहुत ज़्यादा आने लगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए 1 आउट ऑफ 2 न्यू यूनिवर्सल बैंक्स वर एमआईफाइज, ठीक है, पहले पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या इनकी बढ़ने लगी। 8 आउट ऑफ 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ग्रांटेड वर एमएफआईज। तो क्योंकि इनकी संख्या बढ़ने लगी, साथ के साथ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इनसे रिलेटेड बढ़ने लगी, बाद में इनकी रेगुलेशन के लिए स्टेप्स उठाए गए। इससे रिलेटेड एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज ग्रामीण बैंक मॉडल, जो कि दिया गया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा इन द ईयर 1983। इन्होंने लेंड किए 856 रुपीज टू 42 पुअर वुमेन विदाउट इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई कोलेटरल नहीं, सिंपल उन्होंने पेमेंट करी। एंड दिस बिकेम द बेसिक, ये जो एसएचजी की शुरुआत हुई उसका बेस जो है वो ये ग्रामीण बैंक मॉडल था, जहां पर सिर्फ इतने से पैसे 42 वुमेन को देकर उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन एक तरीके से दिया और उनकी मदद करी फाइनेंशियली। बट वो मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ
के 2600 ब्रांचेस इस चीज़ की खोली गई लेटर ऑन, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल, क्योंकि यहाँ पे रिपेमेंट्स बहुत स्मूथली हुई, लोगों की जो फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट थी वो हुई, गुडविल क्रिएट हुई है ना। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इनके हक में निकल कर सामने आई कि 9 मिलियन फॉलोअर्स इन 2600 ब्रांचेस के द्वारा केटर करे जाने लगे। रीपेमेंट रेट यहाँ पर बहुत अच्छा था, 99%। ग्रुप ऑफ 5 बोरोवर्स बनाया जाता था जो कि जॉइंटली लायबल होते थे फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी लोन। इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं माइक्रो फाइनेंस के, दैट इज मनी लेंडर्स, महाजन, लैंडलॉर्ड्स। फॉर्मल्स जो हैं, फॉर्मल माइक्रो फाइनेंसिंग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं बैंक्स, एसएचजीज एंड एमएफआईज। एसएचजीज क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, 10 से 20 मेंबर्स होते हैं, कुछ केसेस में 5 होते हैं, जो कि एक ही बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, एंड दे हैव स्मॉल अमाउंट्स टू क्रिएट अ कॉमन फंड। इसमें कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं होती, ग्रुप गारंटी काम कर जाती है कि सबने बोला कि हाँ भाई इसको पैसे दे देते हैं, ये दे देगा इतने टाइम में, 2 महीने में, 3 महीने में, और सिर्फ उसी वर्ड के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आप लोन जो है वो दे देते हो। बैंक्स लेंड टू एसएचजीज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो बाद में जब ये चीज़ और ज़्यादा रिकॉग्नाइज होने लगी तो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट भी इसको बना दिया, बैंक्स एसएचजीज को फंड्स प्रोवाइड करने लगे एंड फर्दर वो लोन्स डिस्पर्स करने लगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 3 तरीके के हो सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट, म्यूचुअल बेनिफिट एंड फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सोसाइटीज, ट्रस्ट, सेक्टर 8 कंपनीज इन द कंपनीज एक्ट 1956। तो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट वो है कि आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो अपने ऐसे माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू, यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, आप बस लोगों की सहायता के लिए ये कर रहे हो। एक्सक्यूज मी। म्यूचुअल बेनिफिट एमएफआईज वो हैं कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कर रहे हो, है ना, तो एक तरीके से कोऑपरेटिव की तरह ये काम करते हैं। और फॉर प्रॉफिट जो है वो लार्ज ग्रुप के होते हैं जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है, और इसमें प्रॉफिट अर्निंग भी एक मोटिव रहता है। तो आप मुझे बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग कमिटी वाज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द लैंडस्केप ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? नाउ हियर इन द लेक्चर इट इज नॉट मेंशन्ड, बट आई विल टेल यू दैट इट वाज वाई मालेगाम कमिटी। ठीक है, तो जब भी माइक्रो फाइनेंसिंग की बात आए आप मालेगाम कमिटी का नाम याद रखेंगे, दैट इज द कमिटी that formed the landscape of microfinance institutions. Which of the following is a key feature of microfinance lending? ठीक है, क्या की फीचर है? लार्ज बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करता है? बिल्कुल नहीं। कोलेट्रल के बिना लोन प्रोवाइड करता है? यस। लोन्स आर ऑलवेज अबव 5 लाख? नॉट नेसेसरीली, कम भी हो सकते हैं। लोन्स आर ओनली गिवन टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, अंडर सर्व सेक्टर्स के लिए ये होता है, तो बी यहाँ पर करेक्ट। हेलो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के थ्रू हम जेआईबी की प्रिपरेशन ऑन द गो, यानी कि जब भी आपको टाइम मिले, ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम या फिर कम्यूट कर रहे हैं आप कहीं पे, 15-20 मिनट्स का जो गैप आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं एंड हैव अ वंडरफुल प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम। या वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ मॉड्यूल सी ऑफ IAND-IFS, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। आपका जो पहला पेपर है, दैट टॉपिक is non-banking financial companies chapter number 25। ओके, तो ये टॉपिक से किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे हमें इसे प्रिपेयर करना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बिफोर बिगिनिंग द सेशन वी शुड नो कि भाई मैं ये सेशन देखूं क्यों। तो मई 2023 IAND-IFS के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एन एसेट फाइनेंस कंपनी इन इंडिया इज वन whose income arising out of the principal business is not less than -% of its टोटल एसेट्स एंड टोटल इनकम। तो इसके लिए तो हमें पहले एसेट फाइनेंस कंपनी होता क्या है ये पता होना चाहिए ना। सो दिस थिंग इज पार्ट ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, जो आंसर करने के बाद जो मार्क्स है वो अवेल करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स हियर इज व्हाट इज मेंट बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, तो ये नाम देखिए क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो ये नाम को पहले हम समझते हैं, इससे आपका आधा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है तो वो है नॉन बैंकिंग, यानी कि ये जो है बैंकिंग ऐसा नहीं है कि बैंक जैसे एक्टिविटीज नहीं करता, बट ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड कोई एंटिटी नहीं है, बिकॉज ऑल द बैंक्स जो आप देखते हैं आज के डेट में
ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम आर एस्टेब्लिश्ड एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये जो है नॉन बैंकिंग यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टेब्लिश नहीं है। तो कौन से एक्ट के बेसिस पर ये एनबीएफसीज को एस्टेब्लिश किया जाता है? तो इसके नाम के एंड में देखिए कंपनी लिखा हुआ है, दैट मींस इट इज एस्टेब्लिश्ड एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अ कंपनी। नाउ बीच का पार्ट क्या है? फाइनेंशियल लिखा हुआ है, यानी कि ये बैंक जैसे एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज डेफिनेटली करता है। इट टेक्स डिपॉजिट्स। ठीक है, कुछ ऐसे एनबीएफसी से जो डिपॉजिट नहीं लेते तो उन्हें एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग कहा जाता है। कुछ एनबीएफसी लेते हैं तो एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है, तो डिपॉजिट लेते हैं एंड फिर सभी एनबीएफसी किसी न किसी पर्पस के लिए लोन देते हैं एंड फिर उसे वसूलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज दिस एनबीएफसी। इट इज नॉन बैंकिंग क्यों कहा जा रहा है? नॉट बिकॉज इट इज नॉट डूइंग एनी बैंकिंग रिलेटेड एक्टिविटीज, बैंकिंग जैसे एक्टिविटीज ये करता है लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो कौन सा एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड है? कंपनीज एक्ट के तहत एस्टेब्लिश्ड है। एंड फाइनेंशियल जो बीच में लिखा हुआ है इससे पता चलता है कि बैंक जैसे एक्टिविटीज डेफिनेटली ये करता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी, द डेफिनेशन, द टर्म अगर पहले समझ में आ गया हो तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए what all it does, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन अनबैंक्ड रीजन, बहुत दूर दराज के इलाकों में भी ये पहुंच जाता है जहां पर कई बैंक्स ना पहुंच पाए। तो वीकर सेक्शंस को बहुत अच्छे से ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है, जिनको लोन वगैरह जनरल फॉर्मल जो सिस्टम है बैंकिंग का उससे नहीं मिल पाता है, तो ये एनबीएफसी वहां पर पहुंच के उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब इसके अलावा कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज एक्चुअली एनबीएफसी के लिए लीगली अलाउड है? तो लोन देना, शेयर्स एक्वायर करना, स्टॉक्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड्स वगैरह एक्वायर करना, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड रिलेटेड एक्टिविटीज, डिपॉजिट्स रिसीव करना। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज अलाउड हैं उनके लिए। काफी जेनरिक है, आई होप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। अब कौन सा एक्टिविटीज अलाउड नहीं है? एग्रीकल्चर। अब एक पैसे वगैरह आ रहे हैं, दैट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर करना जो है शुरू कर देंगे अपना सारे टूल्स वगैरह लेके। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, अब इतना सारा पैसा आ रहा है, चलो डायमंड्स खरीद के उसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नो, दे कैन नॉट डू दैट। ट्रांजैक्ट एनी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने, ये नहीं कर सकते। सेल, परचेस, कंस्ट्रक्शन, मूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी बाय करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं वो भी नहीं कर सकते। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का भी ये पार्ट नहीं है। व्हाट इज दिस पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम? आपका जो नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब के थ्रू वो जो है एक्चुअल बैंक्स आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, राइट? और एनबीएफसी नहीं है। दे कैन नॉट इशू एनी चेक बिकॉज चेक इशूइंग इज द सोल राइट ऑफ द बैंक्स। हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं एंड आरबीआई से बोरो भी नहीं कर सकते एनबीएफसी। तो वेरी क्रिटिकल जो है एक्टिविटीज जो है अलाउड नहीं है। इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। होप ये सब कुछ इजीली आपको समझ में आ गया। पैसे आ रहे हैं तो वो लोन में दीजिए एंड वापस जो है लोन का पैसा लेना है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, गुड सर्विस प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टी डीलिंग या फिर ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और कोई हेल्प भी आरबीआई नहीं करता स्पेसिफिकली, बहुत ज्यादा बड़ा इशू हो गया तो ठीक है। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एंड आरबीआई से बोरोइंग का भी इनको कोई फैसिलिटी नहीं है एंड चेक्स वगैरह ये इशू नहीं कर सकते। ठीक है, काफी सिंपल है क्या एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर और फर्दर देखिए लीगली क्या मीनिंग है। तो सेक्शन 45IA कौन सा एक्ट का? आरबीआई एक्ट का। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में थोड़े चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे, बिकॉज पहले एनबीएफसीज को कंट्रोल करने का, उनको रेगुलेट करने का आरबीआई के पास कोई दायित्व, कोई जो है पावर नहीं था। तो एनबीएफसी को अब आरबीआई एक्ट के थ्रू आरबीआई के अंडर जो है रेगुलेट किया जा सकता है। कुछ उनके एक्टिविटीज जो है रेगुलेट किए जा सकते हैं। तो लेकिन कमेंस बिजनेस, एनबीएफसी को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड एनबीएफसी, कई सारे आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड या रेगुलेटेड नहीं होते हैं, तो मोस्टली मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी नाउ आर अंडर द आरबीआई एंड कैन बी रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो जो भी आरबीआई के अंडर रेगुलेटेड एंटिटीज है उनको डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेना पड़ेगा कि भाई हम ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा कि उनके पास नेट ओन्ड फंड्स, यानी कि सारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट थोड़ा सेफ्टी मनी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में सारे जो कस्टमर से पब्लिक है उनको पैसा वैसा दे दिया भाग गए, तो ऐसी चीजें नहीं। उनके पास सेफ्टी मनी रहना चाहिए ताकि अगर वो उनको रिटर्न नहीं कर पा रहे एट द राइट टाइम द मनी, दिस सेफ्टी मनी में से निकाल कर वो दे सके। दैट इज कॉल्ड द नेट ओन्ड फंड दैट दे हैव विद इट दे स्टार्ट द बिजनेस। तो मिनिमम 10 करोड़ रुपीस तक का उनके पास जो है नेट ओन फंड होना चाहिए। पहले 2 करोड़ था, इसे मॉडिफाई करके 10 करोड़ कर दिया गया है एंड ये जो है
क्योंकि रिसेंटली मॉडिफाई किया गया तो मार्च 2027 तक ही अचीव किया जा सकता है, इस तरह का टाइमलाइन दे दिया गया है। दैट इज वेरी क्लियर। दो चीजें, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आरबीआई से लेना है, दूसरा नेट ओन फंड 10 करोड़ तक का उनके पास होना चाहिए, 10 करोड़ रुपीस तक का। ठीक है, क्लियर है ये लीगली कैसे एनबीएफसी जो है डिफाइंड। देयर वेरियस टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। ये क्लासिफिकेशन तीन बेसिस पे किया गया है। तो लायबिलिटी बेस्ड यानी कि वो वेदर दे कैन टेक डिपॉजिट, दे कैन नॉट टेक डिपॉजिट, एंड देन एक्टिविटी बेस्ड यानी कि वो सर्टेन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, और अगर वो इन्वॉल्व हैं और उन एक्टिविटीज को जो है फंड कर रहे हैं, उनके लिए लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, देन किस तरीके से इनका जो है क्लासिफिकेशन। एंड साइज बेस्ड, कुछ एनबीएफसी इतने बड़े हैं जिन्हें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कह दिया गया है। ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है मैनेज किए जाते हैं, एंड विच आर नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट वो कैसे। तो इसमें अगर हम देखें मेन एक्टिविटी बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट एक्टिविटीज है। एसेट फाइनेंस कंपनी ये एसेट्स को फाइनेंस करते हैं, यानी कि अगर किसको लोन चाहिए एसेट खरीदने के लिए तो ये पैसा देते हैं, सिंपल। एंड देन लोन कंपनी, जिन भी चीजों के लिए एसेट फाइनेंस कंपनी लोन देता है, उनके अलावा बाकी चीजें जो कुछ काफी और भी एक्टिविटीज हैं, तो उनसे रिलेटेड लोन कंपनीज देते हैं, लोन कंपनीज लोन देते हैं, सिंपल। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी को स्टार्ट, लेट्स से टुडे आई वांट टू स्टार्ट एक्स कंपनी, तो एक्स कंपनी को स्टार्ट करने के लिए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाऊंगा, जो सारा फंड्स जो है इकट्ठा करके कहीं कहीं से इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पूरा पैसा जो है देगा। 90% इसके जो फंड्स है एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। एंड देन देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, नाम से पता चल रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड कंपनी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड क्या है, फंड्स क्रिएट करता है, डेट फंड क्रिएट करता है, एंड वो फंड में से पैसे दिए जाते हैं टू एस्टैब्लिश द इंफ्रास्ट्रक्चर। एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस या लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, एंड वेरियस अदर स्मॉल प्रोडक्ट्स, यानी कि माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन वगैरह। तो ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बिजनेस अगर कर रहे हैं कोई एनबीएफसी, तो दे आर कॉल्ड एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऑल्सो एनबीएफसी फैक्टर, क्योंकि फैक्टरिंग के रिलेटेड हम देखेंगे आगे मॉड्यूल डी के जो वीडियोस होंगे, तो फैक्टरिंग अगर कर रहे हैं तो एनबीएफसी फैक्टर्स। एंड मॉर्गेज गारंटी कंपनीज, कई सारे ऐसे हैं जो बैंक ने लोन दे दिया, बट बैंक लोन देने के लिए कुछ गारंटी लेता है कि भाई ये पर्सन को मैं क्यों लोन दूं, ये इसको हाउस खरीदना है, बट व्हाई शुड आई गिव द लोन। दिस एनबीएफसी टेक्स द गारंटी कि अगर वो नहीं पे करेगा आई विल पे। तो दैट बिजनेस में अगर है तो मॉर्गेज गारंटी कंपनीज होंगे। एंड नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, एक बैंक को स्टार्ट करना है तो ये नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, उसके सारे जो अकाउंट्स है, ठीक है, इनिशियली बैंक अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो उसके पैसे जो ट्रांजेक्शन हो रही है, ये सब कुछ कहाँ मैनेज किया जाएगा। एक एनबीएफसी एस्टैब्लिश करो नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि ऑपरेटिंग नहीं है, जनरल पब्लिक को लोन देना ये सब नहीं, एक बैंक से रिलेटेड खाली ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है। फाइनेंशियल होल्डिंग, उस बैंक के सारे फाइनेंशियल्स ये पर्टिकुलर एनबीएफसी जो है होल्ड कर रहा है, तो दैट इज नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। देन इन सभी में अगर कुछ क्लासिफाई नहीं हो रहा था, इट गोस इनटू द रेसिडुअरी एनबीएफसी उसे कहा जाता है। एंड इसके अलावा एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर, जिसके थ्रू लेटर से देयर इज एंटिटी एक्स, जिसको आपने काफी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, वाई के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, बट इट शुड बी वेरी सेफ, सेफली शेयर्ड ना, तो ये एनक्रिप्टेड वे में शेयर करने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर जो है हेल्प करता है। इट इटसेल्फ डज नॉट सी द इन्फॉर्मेशन, बट इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अकाउंट एग्रीगेटर। इस बिजनेस में अगर है कोई एनबीएफसी, तो दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर। एंड पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म, गेट से आपको कुछ लोन चाहिए, आप एक वेबसाइट पे गए, वहां पर कोई एक बैंक है एसबीआई, उसने कोड दे रखा है, यू एग्री विद दैट, यू टेक द लोन। ठीक है, तो ये वेबसाइट जो है इसे पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो ऐसा कोई बिजनेस एनबीएफसी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एनबीएफसी पी टू पी, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म रिलेटेड एनबीएफसी। ठीक है, तो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन देख ले, तो डिपॉजिट टेकिंग पहला कैटेगरी ए कहा जाता है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सेकंड वन। अगर डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पब्लिक से डिपॉजिट तो ले सकता है, और ये सारे टाइम डिपॉजिट ही होंगे, एफडी आरडी खाली, और आरबीआई के द्वारा ऑथोराइज्ड है। एंड इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग इनकी होनी चाहिए। रेटिंग कहाँ से कराना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 6 जो रेटिंग एजेंसीज, उनसे रेटिंग कराना पड़ेगा कि भाई ये सारे जो है सही तरीके से रेटेड एजेंसीज हैं कि नहीं, इनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। 12 to 60 मंथ्स का जो है ये डिपॉजिट्स मेंटेन कर सकते हैं। आरबीआई ने गारंटी नहीं करता, कोई इंश्योरेंस नहीं है। जनरली आप अकाउंट में पैसे डालते हैं तो आपका एक इंश्योरेंस डीआईसीजीसी के द्वारा क्रिएट हो जाता है अकाउंट रिलेटेड, बट यहाँ पे कोई अकाउंट रिलेटेड इंश्योरेंस नहीं क्रिएट होता, बिकॉज इट इज एनबीएफसी। 1.5 टाइम्स नेट ओन फंड तक का आप जो है पैसा उठा सकते हैं फ्रॉम द
मार्केट। 100 करोड़ आपका नेट ओन फंड है तो 150 करोड़ तक आप जो है डिपॉजिट्स उठा सकते हैं। कोई इससे रिलेटेड कोई गिफ्ट या कोई स्पेशल जो है फीचर वगैरह नहीं देने हैं। इंटरेस्ट रेट आरबीआई जो कहा है उससे हायर नहीं होने चाहिए और मंथली कंपाउंडेड होनी चाहिए। रेटिंग इनमें से कोई एक, क्रिसिल केयर, आईसीआरए, इंडिया स्मेरा, ब्रिकवर्क, इनमें से कोई एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाना पड़ेगा। एंड ये जो इंडिविजुअल चीजें हैं ये सब हम धीरे धीरे अभी देखेंगे। एंड कंसिडरिंग साइज बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इन एनबीएफसी को कहा गया अगर 500 करोड़ से ज्यादा जो है उनके पास एसेट्स है तो उनको अच्छे से मैनेज करना होगा। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया का उस पर डिपेंडेंट है, ठीक है। दे हैव टू फॉलो सर्टेन कैपिटल एक्सपोजर, कितना लोन्स वगैरह दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, सबसे रिलेटेड रेस्ट्रिक्टेड रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए होंगे अगर इनका साइज इतना लार्ज है, ठीक है। तो एक एक करके इनको देखते हैं। ये तो हमने देख लिया लाइबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट जो एंट्रीज उनके बारे में भी हमने देख लिया। नाउ ये एसेट फाइनेंस कंपनीज का अगर हम देखें तो अगर कोई ऐसे एंटिटी है जिसका जो एसेट्स को फाइनेंस करता है, लाइक आई हैव टू बाय सम मशीनरी फॉर माय फैक्ट्री, तो ये एसेट फाइनेंस कंपनी से मैं लोन लूंगा। तो ऐसे एसेट फाइनेंस कंपनी बाकी एक्टिविटीज भी कर सकता है बट 60% इसका जो एक्टिविटी है वो एसेट फाइनेंसिंग में ही पैसा जाना चाहिए, ठीक है। तो 60% टोटल एसेट्स एंड इनकम इसके एसेट फाइनेंस बिजनेस में जाने चाहिए। एंड इसके अलावा जो एसेट फाइनेंस कंपनी फाइनेंस करे उसके अलावा कोई और एक्टिविटीज है जिनके लिए लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द लोन कंपनी, ठीक है। बाकी सबको हम वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें द थर्ड वन इज द सीआईसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो कंपनी से एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी से कहा जाता है। तो एक कंपनी लाइक आई वांट टू एस्टेब्लिश एक्स कंपनी, तो इसको एस्टेब्लिश करने से रिलेटेड सारा पैसा जो है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी देगा। यानी कि इसका 90% मनी यहीं जा रहा है, 10% कहीं और से कुछ कमाना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 90% शुड गो हियर, ठीक है। 90% एसेट्स जो है इस पर्टिकुलर चीज में जाने चाहिए। इसका एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। पब्लिक फंड्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लोन 70% 5% से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लोन ये प्रोवाइड कर रहा हो। नेट ओन फंड इसका 300 करोड़ या उससे ज्यादा हो, ए या बेटर रेटिंग होने चाहिए। एंड क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स टू कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो जो है इसका 15% होना चाहिए। जनरली इंडिया में जो भी आप सेफ्टी कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी कि रिस्की एसेट्स जो है वो सब अगर हम कैलकुलेट करें वो 9% तक बैंक्स को बोला गया है। बट यहाँ पे इनके लिए आईएफसी के लिए 15% हायर अमाउंट ऑफ कैपिटल ज्यादा सेफ्टी कैपिटल ने मेंटेन करना होगा। इसी तरीके से आईडीएफ एनबीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जो एक फंड क्रिएट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए, लॉन्ग टर्म डेट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोवाइड करता है। रुपया डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू करता है मिनिमम 5 इयर्स के टेन्योर का। एंड इसको स्पॉन्सर जो है आईएफसी जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है वो स्पॉन्सर करता है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। एंड ये क्वालिफाइंग एसेट्स यानी कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में 75% अपने जो भी जितने एसेट्स है सारे उसने लगा रखे हैं। नेट ओन फंड 5 करोड़ या उससे ज्यादा, नॉर्थ ईस्ट होगा तो 2 करोड़ या उससे ज्यादा। एंड माइक्रो फाइनेंस लोन्स जो है 75% या उससे ज्यादा के होने चाहिए। एंड आरबीआई का रजिस्टर्ड होने चाहिए। एसेट जो है 500 करोड़ या उससे ज्यादा इसके पास होना चाहिए। अब इसके अलावा एनबीएफसी फैक्टर्स 50% इसने फैक्टरिंग बिजनेस में अगर पैसा लगा रखा है तो इट इज कॉल्ड एनबीएफसी फैक्टर, ये भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग होता है। मॉर्गेज गारंटी बिजनेस में भी 90% अगर पैसा इसने मॉर्गेज गारंटी बिजनेस में लगा रखा है कोई कंपनी एनबीएफसी ने, एंड 100 करोड़ इसका जो है नेट ओन फंड है, जैसे केस में इट इज कॉल्ड एनबीएफसी मॉर्गेज गारंटी कंपनी। एंड एवरी 3 इयर्स में इसके जो ये लिमिट्स है उसको रिव्यू किया जाएगा, ये भी दिया गया है। एंड नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी मैंने आपको बता दिया, एक बैंक को स्टैब्लिश करना है तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है सारे इस एनओएफएचसी के थ्रू जाएंगे। और ये सब में जो क्लासिफाइड नहीं है वो सब अब रेसिडुअल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के अंडर लिस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एसेट फाइनेंस है, लोन कंपनी नहीं होना चाहिए। अब ये जो नेट ओन फंड है यहाँ पर अगर हम देखें कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिलेटेड भी नॉर्म्स है, तो ये भी वन ऑफ द एनबीएफसी है जो हाउसिंग रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो इसके पास 20 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए। प्राइमरी डीलर्स जो प्राइमरी डीलर रिलेटेड एक्टिविटी कैरी आउट करे तो 150 करोड़ तक का उनके पास नेट ओन फंड होना चाहिए। स्टैंड लोन प्राइमरी डीलर
नॉन कोर एक्टिविटीज प्राइमरी डीलरशिप के अलावा कोई और एक्टिविटी करे तो 250 करोड़ तक का होना चाहिए। मेन थिंग हमारे लिए ये है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए 20 करोड़ तक का नेट ओन फंड उनके पास होना चाहिए। अकाउंट एग्रीगेटर्स उनके पास अकाउंट एग्रीगेशन रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हो एंड एटलीस्ट मिनिमम 2 करोड़ का नेट ओन फंड इनके पास हो। पीयर टू पीयर लेंडिंग में भी 2 करोड़ का नेट ओन फंड इनके पास होना चाहिए एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग ऑपरेशंस ये कर रहे हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में वी कैन सी कि इन सभी के अगर कुछ इश्यूज है, कुछ ग्रीवेंसेस है, उनको रिजॉल्व करने के लिए ओम्बड्समैन स्कीम लाया गया है। आरबीआई के ओम्बड्समैन स्कीम बैंक्स वगैरह काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, ऑल्सो फॉर द एनबीएफसी। ठीक है, कौन से एंटिटीज के लिए ये ओम्बड्समैन स्कीम है जो उनके ग्रीवेंसेस उनको रिजॉल्व करने के लिए? जो भी एंटिटीज आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेटेड एस्टैब्लिश किए गए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट के तहत। तो वी नो कि एनबीएफसी जो है आरबीआई एक्ट के तहत रेगुलेटेड है, तो दे आल्सो हैव द एक्सेस टू द ओम्बड्समैन स्कीम। एनबीएफसी जो सेक्शन 45 आईएफ ऑफ द आरबीआई एक्ट में है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो भी एनबीएफसी आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, वो सब जो है ओम्बड्समैन स्कीम का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। दे कैन टेक द बेनिफिट एक्सक्लूडिंग द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और जो भी पब्लिक जनरल पब्लिक से डिपॉजिट्स ले रहे हैं, तो वो काफी बड़ा इश्यू बन जाता है। दे देमसेल्व्स हैव सम ग्रीवेंस या फिर उनके खिलाफ किसी का ग्रीवेंस है, लाइक मुझे कुछ इश्यू है किसी एनबीएफसी के खिलाफ, तो आई कैन गो टू द ओम्बड्समैन। ठीक है, इस तरीके से। एंड हैव कस्टमर इंटरफेस है, एसेट साइज 100 करोड़ से ज्यादा है, तो दे गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ओम्बड्समैन स्कीम। कौन एलिजिबल नहीं है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका मेन काम है कंपनी को एस्टैब्लिश करो, उसके लिए पैसे दो, तो दैट इज नॉट एलिजिबल। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज तो होते ही रहते हैं, तो वो कोर्ट्स या हायर अथॉरिटीज के द्वारा रिजॉल्व हो तो बेटर है। तो इस वजह से आईडीएफ, एनबीएफसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। कोई भी कंपनी जो रेजोल्यूशन या फिर वाइंडिंग अप लिक्विडेशन के स्टेज पे है, तो उसके लिए नहीं है, या फिर कोई और एनबीएफसी जो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाइड हो, वो इससे एक्सक्लूड किया जा सकता है। ओके, सो आपको अगर ये ओम्बड्समैन का डिसीजन पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ जो है अपील कर सकते हैं? जैसे हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं पसंद आया तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो ऐसे ही इसका डिसीजन नहीं पसंद आया तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आरबीआई के हैं, उनको फिर अपील कर सकते हैं कि ये सही नहीं है, आप प्लीज रिजॉल्व करो। इससे पहले गवर्नर के पास जाता था सीधा, बट गवर्नर ऑब्वियसली बाकी काम भी तो है, तो इस वजह से डेलीगेट किया हुआ है। So these are the things. Please try to answer this question. Asset finance company वो होता है जिसका प्रिंसिपल बिजनेस में कितना पैसा जा रहा हो, राइट, कितना परसेंटेज ऑफ द मनी दे आर इन्वेस्टिंग इन दिस एसेट फाइनेंसिंग बिजनेस, एंड रिमेनिंग कुछ और करे, ठीक है, बट इतना परसेंट जो है वो एसेट फाइनेंस बिजनेस में ही लगा रहे हैं। प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये पिछले सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई? आरबीआई गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी। तो गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज तो होते ही हैं इसका पार्ट, बट हु इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट इज एग्जीक्यूटिव गवर्नर। ऐसा कोई पोस्ट के बारे में खास हमने डिस्कस नहीं किया था, तो ऑब्वियसली दैट इज। So, now that you have covered the most important topics of the module, तो अब हम बात करेंगे उन कोर्सेज की जिनके बारे में हमने स्टार्टिंग में वीडियो की बात किया था। एंड लेट्स सी कि कैसे आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो और अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि विच कोर्स सूट्स यू द बेस्ट। तो आपको edutap.in पर जाना है और वहाँ पर कोर्सेज में आपके पास ऑप्शन आएगा जैब कोर्सेज का, राइट। यू हैव टू क्लिक दिस और थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने हो जाएंगे। इसमें आपको सुपर क्रैश कोर्स बैच 1 दिखेगा और ये सुपर क्रैश कोर्स जो है ये बहुत हेल्पफुल है अगर आप बहुत लिमिटेड टाइम में, बहुत कम टाइम डिनोट करके सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेना चाहते हो। तो लाइव क्लासेस के थ्रू 2.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी और हर एक कंपोनेंट को 6 डेज सिर्फ हम यहाँ पर 6 क्लासेस डिनोट करेंगे। तो 6 क्लासेस के थ्रू 2.5 आवर्स की वी विल बी कंप्लीटिंग द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर एक कंपोनेंट के हैं और हर एक कंपोनेंट के लिए 6 डेज यहाँ पर दिए जाएंगे, राइट। सो टोटल 60 आवर्स में ये कोर्स आपका कंप्लीट होगा। इसके साथ आपको रिवीजन के लिए मिलेंगे कॉन्सेप्ट नोट्स, तो आप अपनी कन्वीनियंस पे इनको डाउनलोड करके रख सकते हो। जब आपको टाइम हो यू कैन गो थ्रू देम एंड रिवाइज द होल कॉन्सेप्ट। फिर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। आपको ट्रेंड समझ में आएगा पुराने क्वेश्चंस का, और क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व है तो साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। साथ के साथ
जैसे जैसे आप कोई चैप्टर मॉड्यूल कवर कर रहे हो, आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देकर अपनी प्रोग्रेस को असेस कर सकते हो। और बिल्कुल एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपेयर कर सकते हो। तो ये एक ऑल इंक्लूसिव कोर्स होने वाला है। इसकी शेड्यूल या डिटेल्स, जो भी सुपर क्रैश कोर्स है उसकी डिटेल्स, या और किसी भी कोर्स की डिटेल्स आपको देखनी है, शेड्यूल देखना है, उससे रिलेटेड एफएक्यूज चेकआउट करने हैं, तो ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सब कुछ डिटेल में यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल, जब भी आप ये वीडियो आप तक पहुँचती है, आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल, जो भी यहाँ पर कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे यूज़ करके यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 80%। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो काफ़ी मतलब कम टाइम है, मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है ना, आपको लगता है कि नहीं इतने कम टाइम में पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या आप 2.5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आप नहीं डिनोट कर सकते, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लाइव क्रैश कोर्स। नाउ दिस इज अ लिटिल लेंथियर कोर्स, और लेंथियर भी जस्ट इन द टर्म्स कि यहाँ पर लाइव क्लासेस जो है उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 15 लाइव क्लासेस के थ्रू हम एक कंपोनेंट को कवर करेंगे। सो ओवरऑल 60 लाइव क्लासेस विल बी देयर। 2 आवर्स एक क्लास की ड्यूरेशन रहेगी। पर कंपोनेंट 15 क्लासेस जो हैं आपकी होंगी। इसमें अगेन आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्व पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ब्रोशर है अगेन यहाँ पर डिटेल्स के लिए, और इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर कर आप यहाँ पर भी डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, आपको लगता है कि आपने कॉन्सेप्चुअली यू हैव अंडरस्टूड, है ना, ग्रास्पिंग हो चुकी है आपकी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत एग्जॉस्टिवली पढ़ना है, आपको अभी से ही स्टार्ट करना है अपने फर्दर जो अटेम्प्ट आ रहा है उसके लिए, है ना, या फिर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर करना चाहते हो, तो मास्टर कोर्स है जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो ये सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग, कि अगर आपको इंडिविजुअल किसी कंपोनेंट की तैयारी करनी है, तो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आप चेकआउट कर सकते हो, और आपके लिए आपके सिचुएशन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। एक फीचर और मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट्स हैं वो तो आप क्लास में लाइव सेशंस में क्लियर कर सकते हो। उसके अलावा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट, कोई टाइम टेबल से रिलेटेड डाउट, और आपके मन में कोई आशंका है, आपको लगता है कि यू नीड सम गाइडेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो मेंटोर टॉक सेशंस जो हैं वो कंडक्ट होते हैं एवरी सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे एट 3 PM। तो उसमें यू कैन गेट कनेक्टेड टू योर मेंटोर्स, और कोई भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड डाउट है, कोई भी डाउट है, आप वहाँ पर क्लैरिफाई कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको इन सभी कोर्सेज में मिलेंगे, एंड यू कैन चेक आउट, एंड इन केस यू हैव एनी मोर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। So that is all. I wish you all the very best. Thank you.